ओके। आज हम बताएंगे कि अगर आपको जिनोम एनालिसिस करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिसका आपको पता होना चाहिए, वो सारी कहानी आपको इंशाल्लाह आज हम लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ये लाइट ऑफ करते पीछे से बचे ताकि ये नजर आ सके। ये लाइट को ऑफ की नजर नहीं आ रहा। ये एक इन्वायरमेंट ऐसी थी कि हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो मैंने इसको कहा, आपका नाम क्या है? रोहान को। तो मान को कहा कि जाओ जाके लाइट बंद करो। ठीक है। उस सिलसिले में क्या हो गया, लाइट बंद हो गई। यही एपिजेनेटिक्स। यही क्या है? एपिजेनेटिक्स। ये जो लाइट है ना, ये जीन था। लाइट क्या था? जीन था। इसका ऑन या ऑफ होना, इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भी जीन का मतलब, एपिजेनेटिक्स का मतलब था अराउंड। अब ये हमारी सारी क्या थी? लाइट को जब ऑन कर दो जाओ। लाइट क्या है? जीन। वो तमाम फैक्टर्स जो इस लाइट को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, उनको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? समझ आएगी? अराउंड जेनेटिक्स। क्या है? अराउंड जेनेटिक्स, इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। समझ आ रही है बच्चों? व्हाट इज एपिजेनेटिक्स? के अराउंड जेनेटिक्स। ठीक है। अब इस अराउंड जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको व्हाट इज एपिजेनेटिक्स और जिनोम एनालिसिस के लिए आपको इन टर्म्स का याद करना और आना। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? एपिजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहाँ पर एनवायरमेंटल मतलब क्या, मुझे नजर नहीं आ रहा। एनवायरमेंटल फैक्टर कहते हैं हमें लैब नजर नहीं आ रहा। तो अच्छा, एंड बिहेवियर दैट कॉज चेंजेस टू। यहाँ पर जो लाइट है ना, वो लाइट खराब हो रही है, लाइट चेंज हो रही है, लेकिन सिर्फ उसकी ऑन या ऑफ हो रही है। ये तो नहीं हो रही इसके दौरान के हम लाइट डैमेज हो गई, या लाइट के अंदर बल्ब खराब हो गया, या इसके अंदर क्या हो रहा है? लाइट या तो ऑन हो रही है, इनमें तो खराब नहीं हो रही लाइट। लेकिन अगर कभी यहाँ आप बुक्स पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी का बैठे लाइब्रेरी हो जहाँ हमने ये किताबें पढ़ रही हो, दैट हम क्या करेंगे, वैसे कहूंगा यहाँ ऑन कर दो लाइट। इसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसे क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स की समझ आ गया? एनवायरमेंटल फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज आ रही है, इसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। Epigenetic is the study of environmental factors and behavior in our changes to gene expression without altering the DNA sequence, without altering the, अभी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही डीएनए की सीक्वेंस के अंदर, या आपकी लाइट खराब नहीं हो रही। ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है? these sequences are called epigenetic modification and they can be reversible। रिवर्सिबल का मतलब है इसको दोबारा से ऑफ भी किया जा सकता है, और भी किया जा सकता है। इन चेंजेस को हम ऑन ऑफ दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? व्हाट इज इट? ओके। अच्छा, अब क्या होता है कि अब इसके लिए ना आपको स्टडी करना पड़ेगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। उसके लिए आपको मैं बताता हूं कि जो आपका जीन है ना, उसको अगर हम देखें, इधर क्या हमको इस ओके छोड़े। क्या जीन जो होता है ना, जीन उसके ना तीन पार्ट होते हैं। अगर आप, मैं यहां पर आप लगाऊं ना, ये देखो, ये हो गया जीन, फर्ज किया। ठीक है। ये क्या हो गया?
जीन, इसके तीन पार्ट है। एक जो पहला पार्ट होता है ना उसको कहते हैं प्रमोटर, क्या कहते हैं, और दूसरे पार्ट को कहते हैं ओपन रेटिंग फ्रेम, क्या कहते हैं, ओ आर, वो जो लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं टर्मिनेटर। अच्छा, अब ये जो तीन पार्ट होते हैं तीन के, उसका मोटर ओपन रेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर कहा है, प्रमोटर, ओपन रेटिंग फ्रेम एंड टर्मिनेटर। अच्छा, अब डीएनए से आर जीन एक्सप्रेशन का पहले उसी टर्म को हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें एक और टर्म जो करनी पड़ेगी वो है कि अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है कि ये जीन ऑन ऑफ कैसे होता है, रिवर्स कैसे हो जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंड करने के लिए हमें दो क्वेश्चन और रेज करने पड़ेंगे कि हमें कैसे समझ आएगा व्हाट इज अ जीन, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर उस स्ट्रक्चर को, और जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। अब जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द जीन एक्सप्रेशन। आपका नाम क्या बचे, अगर मैं कहूं हसनैन और ये अगर ये ना बोले, इट मीन ये प्रेजेंट है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपका नाम फखर, अगर मैं फखर कहूं लेकिन अगर आप बोल पाए तो इट मीन यू आर एक्सप्रेसिंग। अगर मैं इधर आऊं और चुप करके क्लास में बैठा रहूं ना ही कुछ पढ़ाऊं तो इट मीन मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा अपने आप को। अच्छा, अब जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाँ एक्टिव होता है। एक्टिव होने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, फिनोटाइप होगा एग्जैक्टली, कि वो जो जीन है वो एक्सप्रेस होके एक फिनोटाइप शो कर रहा है। फर्ज किया हमने देखा कि एक पौधे के ऊपर एक पैथोजन का अटैक आता है और एक जीन एक्सप्रेस होता है और वो उस पैथोजन को किल कर देता है और प्लांट के ऊपर डिजीज नहीं आती। इट मीन ये एक रेजिस्टेंट फिनोटाइप होगी, क्या होगी, एक ऐसी वैरायटी जो कि रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस ना हो तो ये मीन पौधे के ऊपर डिजीज आ जाएगा, एक ही फिनोटाइप आएगा, डिफरेंट वाली फिनोटाइप। अब सबसे जो लास्ट लेवल है ना जीन एक्सप्रेशन का वो फिनोटाइप है। अच्छा, अब वो फिनोटाइप कैसे आई, फर्ज किया एक जीन एक्सप्रेस हुआ और उसकी वजह से पेटल का कलर रेड हो गया। अब ये जो रेड पेटल फिनोटाइप है वो एक जीन की वजह से है, वो किसकी वजह से है। अच्छा, अब रेड पेटल की वजह से होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर यह है कि एक एंथोसाइनिक वो एंथोसाइनिक की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिक की वजह से। अब ये जो एंथोसाइनिन है ये क्या करती है, ये पिगमेंट है, ये क्या है, ये जीन नहीं है ना ही कोई प्रोटीन है, ये एक केमिकल है, क्या है। आपको उसका केमिकल ऐसे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, एक कैटलिस्ट होता है जो दो डिफरेंट केमिकल्स को रिएक्शन करता है। अब वो जो कैटलिस्ट प्लांट्स के अंदर कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। प्लांट्स के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम। इट मींस अगर कोई एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है जिसमें एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी जीन एक्सप्रेशन है। अगर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा वो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसको एंथोसाइन कहते हैं। ठीक है, अब वो एंजाइम क्या होता है, वो प्रोटीन की नेचर होता है। एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीनस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। एंजाइम के कितने पार्ट होते हैं,
तो एक प्रोटीन एक ट्रांस प्रोटीन, इतनी प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम में। इट मीन प्रोटीन का बनना भी जीन एक्सप्रेशन है, प्रोटीन का बनना भी, एंजाइम का बनना भी, तो पिगमेंट का बनना भी, तो फिनोटाइप आना वो भी। मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आपसे रिवर्स जेनेटिक्स को कहते हैं, रिवर्स जेनेटिक्स, फिनोटाइप से जीनोटाइप की तरफ जाना। एक होती है फॉरवर्ड जेनेटिक्स, जीनोटाइप से फिनोटाइप को प्रिडिक्ट करना। अगर फिनोटाइप से जीनोटाइप को, जीन को प्रिडिक्शन, दैट इज नोन एज क्या कहेंगे इसको? रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो फिनोटाइप है उससे हम जीनोटाइप को यहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन कैसे बनती है? डीएनए से बनाता है आरएनए, आरएनए से बनती है प्रोटीन। अच्छा, अब जो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन से एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, एंजाइम रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है और उससे एक्सप्रेशन आता है, इसको फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर वो जीन एक्सप्रेस ना हो तो प्लांट के पेटल का कलर व्हाइट हो जाए या कुछ और कलर बन जाए। क्या बन जाए? कलर व्हाइट हो जाए या कोई और कलर बन जाए, जो मे बी देयर इज सम अदर पिगमेंट्स मे बी प्रेजेंट इन द पेटल एंड दैट गिव्स द पेटल अ स्पेसिफिक कलर। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब डीएनए से आरएनए बनना, सबसे पहले कैसे होता है? आरएनए होता है। और डीएनए से आरएनए के बनने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। एक्टिव जेनेटिक्स जो है वो स्विच ऑन ऑफ होती है। अगर ऑन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, अगर ऑफ हो जाए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है ट्रांसक्रिप्शन कब होगी? जैसा मैंने कहा एनवायरमेंट में स्विच सही, आपने आप गए, आपने आपने स्विच ऑन ऑफ कर दिया और लाइट ऑफ हो गई। अब आप क्या, एनवायरमेंट क्या है, आप क्या है, आप ही वो फैक्टर्स हैं जो जाके स्विच को, अगर आप नहीं देते तो ये लाइट ऑफ होगी या पूरा फैक्टर कोई वहां पर तक मान लीजिए, तो क्या होगा बच्चे? तो क्या होगा? नो जीन एक्सप्रेशन। तो क्या होगा? देयर विल बी अ नो जीन एक्सप्रेशन। सो इसीलिए ये जीन की स्ट्रक्चर को स्टडी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जीन है ना, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। अब क्या सी ऐसी, इसके तीन पार्ट मैंने बता दिए, एक है प्रमोटर, एक है ऑपरेटिव फ्रेम, और एक है टर्मिनेटर। ये तीन पार्ट। अब इन तीनों पार्ट का मतलब क्या है आपको जीन एक्सप्रेशन की समझ आ जाएगी। अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी फकत फकत ये पढ़ा है हमने कि स्टिमुलस आता है या आती है। ठीक है। वो क्या करती है? वो एक प्रोटीन, अच्छा अब दोबारा अब स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं यहां पर। ये हमारा है सेल, नजर आ रहा है तुमको? अच्छा, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब बाहर से आई स्टिमुलस, क्या आई? अच्छा, स्टिमुलस बन के बाहर आ गया कोल्ड, ठंड आ गई। क्या आ गई? ठंड। जब ठंड आती है ना तो बाहर सिग्नल इनसाइड कैल्शियम क्या आता है? जो सेल को के बाहर से अंदर की तरफ एक सिग्नल आता है, और उस सिग्नल क्या होता है? कैल्शियम आयन की फॉर्म में। या कैल्शियम आयन फर्स्ट क्या बचे? यहाँ पर ये जो नजर नहीं आ रहा लाइट की वजह से, ये वो सिग्नल इसने आप लोग कहा, इस सिग्नल की वजह से आप एक्टिवेट हो गए। अब ये आप क्या है? ये आप क्या है? सिग्नल तो हो गया कैल्शियम आयन, ये जो लाइट,
ये आना था, ये था कैल्शियम। ये इनसाइड द सेल कोल्ड की वजह से इनसाइड द सेल आ गया। यहाँ पर जाके इसने प्रोटीन को एक्टिवेट किया, किसको, जो कि वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म प्रोटीन होती है, किसको होती है, साइटोप्लाज्म की एक प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि, समझ आई, कि साइटोप्लाज्म की वो जो प्रोटीन है ना, वो है आप, क्या आपका नाम है भूल गया था, नुमान, नुमान है, वो क्या है, नुमान। इसने जाके ये लिंगस की तरफ ट्रैवल किया, वहां की तरफ गए, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ये जो प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट हुई है बाहर के स्टिमुलस से, किससे हुई है, स्टिमुलस से एक्टिवेट हुई है, और वो स्टिमुलस ने इस प्रोटीन को, जो कि इसके अंदर थी, तो वो हमें एक्टिवेट करने में इसने हेल्प किया। ठीक है, तो इसकी एक्टिवेशन की वजह से क्या हुआ, ये प्रोटीन कहीं न्यूक्लियस में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं, इस जो जो प्रमोटर रीजन है ना, ये वाला रीजन जो प्रमोटर रीजन है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर जाकर ये पॉइंट नहीं लगी, तो जिसका ये पेंसिल है, ये जो पेंसिल है, ये प्रमोटर रीजन, इसके साथ ये वाली जो बीच आता है, ये काम है। अच्छा अच्छा, इसका काम क्या है, ये जो ये एक्टिवेट पहले क्यों नहीं मैडम दी, पहले से दी का एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा था, वो ये था कि इसके ऊपर कीड़े लगी हुई थी, फर्स्ट किया जहां पर लगे हुए कीड़े, तो मैं बैठ सकता हूं, आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। अब ट्रांसपोर्टिंग फैक्टर ने क्या किया, उन कीड़ों को रिमूव करके इसको क्वेश्चन दे दिया, सोफा दे दिया, सोफा लगा दिया। अब मैं इधर, अब मैं क्या हूं, मैं आरएनए पॉलीमरेज, क्या हूं, डीएनए से जो आरएनए बनाता है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं आता हूं उस प्रोटीन के ऊपर, और ओपन रीडिंग फ्रेम से आरएनए सिर्फ बनता है ओपन रीडिंग फ्रेम से, किससे बनता है, ना ही इससे बनता है ना ही इससे बनता है। जीन एक्चुअली ओपन रीडिंग फ्रेम ही होता है, जीन एक्चुअली ओपन रीडिंग फ्रेम ही होता है, और इसके दो तीन पार्ट होते हैं जीन के, एक होता है प्रमोटर, ओपन रीडिंग फ्रेम, टर्मिनेटर। मैंने कहा कि देयर इसके अंदर तीन रीजन होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ओपन रीडिंग फ्रेम, और एक होता है टर्मिनेटर। इन तीनों का मिल के इसको हम कहते हैं जीन, इसको क्या कहते हैं, जीन। अब जीन एक्सप्रेस कैसे होता है, कि इस प्रमोटर रीजन के ऊपर लगी होती है कीले, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, इन चीजों को रिमूव करके वहां पर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है और ओपन रीडिंग फ्रेम से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। ये बच्चे समझ आए क्या करना है, दोबारा समझाएंगे। बात तो चीजें करना, जी पर कर दिया, जी एक्सप्रेशन को कैसे एक्टिवेट किया है, एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन है, जिसको इसने एक्टिवेट किया, क्या किया इसने, एक्टिवेट किया। अब ये जो प्रोटीन है ये आती है न्यूक्लियस पे और प्रोटोन के ऊपर जाकर बाइंड कर देती है, और फिर उसको क्वेश्चन दे देती है, क्या दे देती है, क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो ओपन रीडिंग फ्रेम से आरएनए बनाना शुरू कर देता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन जाकर एक एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम फिर एक ऐसा
अब अगर कोल्ड है तो, अच्छा अगर बाहर कोल्ड है तो हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरह अभी आप कंबल शबल लेकर आ गए हो, रजाइयां लेकर आ गए हो ऑफिस इधर ना, ये तो रजाइयां ही है, मैं तो उसको रजाइयां कहता हूँ ये रजाइयां। मेरा एक दोस्त है, क्रिकेट खेलने आता है, अब वो क्रिकेट खेलने के दौरान बड़े बड़े बूट पहन के आता है, और ये भी आप जब वो गेम बॉलिंग करनी है तो रजाई से तो नहीं खेली जाएगी रजाई से। तो आपके लिए जो होगा तो मतलब पड़ेगा, सीधा शर्ट है और वो चीजें पहननी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। ठीक है, तो अब है, यहां तक अब समझ आ गई कि हमें इसको कहते हैं एपिजेनेटिक्स, और इसके जीन एक्सप्रेशन भी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब जीन इट मींस अगर हम ये कंप्यूटर क्या पहले हम ये पूरा पढ़ लें, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमने ना। एपिजेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है जी, जी जी एक्चुअली टर्मिनेटर जब है ना कुछ खास होती है, जिसको हम कहते हैं पॉली ए टेल। ठीक है, वो एमआरएनए को प्रोटेक्ट करती है, एमआरएनए को प्रोटेक्ट करती है ताकि एमआरएनए डिग्रेड हो। लेकिन वो एमआरएनए वो प्रोटीन से प्रोटीन नहीं बनती, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें होती है, ऐसी सीक्वेंसेस होती है जो एमआरएनए को, एमआरएनए बनता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। इसमें राइबोसोम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। राइबोसोम कहाँ होता है, इससे बहुत ज्यादा ऊपर क्या करना होता है, इसे न्यूक्लियस से जाना होता है साइटोप्लाज्म में। तो अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के नाम, इसको बहुत लंबा होता है जिसके लिए, जहां पर बहुत ज्यादा होंगे, लुटेरे होंगे, आईएमएफ होगी, और बड़ी बड़ी होंगी जो इसको आ रहे हैं, इसको ये तो इन्होंने अपने लिए लिए कोल चढ़ाया होता है जिसको कि तकनीक से उसमें पॉलीडेट आती है। ठीक है, और ये आरएनए होता है, आरएनए आरएनए के एंड के ऊपर पॉलीडेट लगी होती है, और इसके इस तरफ एक कैप लगी होती है जो 5 प्राइम होता है, इसको 3 प्राइम कहते हैं, और इसके दरम्यान में ये आरएनए होता है, इसको ऊपर क्या लगी होती है, कैप। क्या लगी होती है, कैप, जो कि उसको इसका हम हेलमेट के दौरान कैप पहनते हैं, सही आरएनए के ऊपर एक कैप लगी होती है, और जो कि इनको कणों से बचाती है, बड़े बड़े जो प्लेट से बचाती है, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट है से बचाती है। ठीक है, तो इस तरह जाकर ये चीजें चलती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी पहले थोड़ी सी डेफिनेशन और वो सारे पढ़ रहे हैं, फिर हमने एपिजेनेटिक्स क्या होती है इसकी, इसको खत्म कर दिया जाए। ओके, है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स इज द, क्या एपिजेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ DNA sequence. These changes are called epigenetic modifications that can be reversible. ठीक है, these modifications often occur in the form of methylation. वो जो मैंने बताया था ना, मीथेन, वो एक्चुअली मिथाइलेशन होती है। क्या होती है, मिथाइलेशन होती है। वो क्या होती है, मिथाइलेशन, मिथाइल CH3 वो डीएनए के ऊपर जाकर, एक्चुअली ये प्रोटीन में डीएनए की सीक्वेंस होती है, ये डीएनए कैट, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है,
भी दोनों इसके ऊपर अटैच होगा, इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज हम बाइंड नहीं कर सकता। अगर आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए वो मेथड का रूप होना, मैंने कहा कि आपको यहाँ लिखनी चाहिए तो मैं बैठ नहीं सकता। अगर कोई बंदा आए तो आगे पहले तो मेथड हो पहले और यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दे, एक सोफा भी लगा दे तो हमारे लिए इसी हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या है कि कैसे वर्सिबल मॉडिफिकेशन ऑफ फैक्टर और हिस्टोन की मॉडिफिकेशन हो सकती है आपकी, which can make the accessibility of the DNA transcriptional machinery। कोई मैंने कहा है उसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है उसको हम एक्सेसिबल बना देते हैं, ठीक है। therefore affecting whether a gene is turned on or off, स्विच ऑन। अच्छा, ये जो स्विचेस है ये प्रमोटर के अंदर होते हैं। ये स्विचेस क्या है कि आप ये स्विच होती है जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स, क्या कहते हैं उसको, सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये कहां होते हैं, ये प्रमोटर यूनिट के अंदर होते हैं, कहां होते हैं। अच्छा, इस तरह के होते हैं, पर सी ए टी कैट, इसको क्या कहते हैं, कैट बॉक्स का कैट एलिमेंट्स, सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट्स। या हो सकता है टाटा, ठीक है। फिर हो सकता है जी, चार पांच बार आ जाए, इसको जी एलिमेंट्स कहेंगे, क्या कहेंगे, जी एलिमेंट। फिर टा, ये सारे के सारे हैं, और ये सारी सीक्वेंसेस होती हैं प्रमोटर रीजन के अंदर, क्या होती है, और इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेरे ख्याल में इसके साथ ज्यादा बाइंड करता है, इसका ये ब्लॉक एक्सपेक्टेड ईजी एक्सपेक्टेड ब्लॉक होती है। इसी तरह ही हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए जो बाइंडिंग साइट होती है वो स्पेसिफिक होती है, क्या होती है। अगर हम हमें किसी चीज के ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर इन साइट्स का पता चलता है, पर किया हीट शॉक वाली एलिमेंट्स ऑन होते हैं, हीट शॉक वाले, इसी तरह कोल्ड वाले और पैथोजन वाले और फिर ऑक्सीडेटिव ट्रांसफर एंटीबॉडीज और, ठीक है, जिब्रेलिन मल्टीसाइट और जब जिब्रेलिन का लेवल सेल के अंदर हाई होता है, जब जिब्रेलिन की स्पीशीज वहां पहुंच जाती है तो जिब्रेलिन के एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे आकार को उसका करता है। अब ये सारी कहानी ऐसी है कि सबसे पहले स्टिमुलस आता है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसकी एग्जांपल बताता हूं, एआर ऑक्सीजन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। फिर ईआर इथाइलिन रिस्पांस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, समझ आ गई। उसके बाद आ गए जीआर जिब्रेलिन, फिर आ गया एबीआर एब्सिसिक एसिड रिस्पांस एलिमेंट्स, फिर आ गया हीट शॉक फैक्टर, हीट शॉक, वहां अगर हीट ज्यादा आएगी तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये वाला एक्टिवेट होगा। अगर वहां कोल्ड है तो सिर्फ सीबीएफ, कोल्ड बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कोल्ड बाइंडिंग या सी हीट बाइंडिंग को कहते हैं, कोल्ड बाइंडिंग लिख लिया आप। अच्छा, अब आ गया ड्राउट से रिलेटेड, ड्राउट भी तो एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस है ना, तो उसके उसके कहते हैं, उसका नाम इन्होंने और रखा हुआ था ट्रैप वन, ट्रैप, ये इसका नाम, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा शार्ट से रिलेटेड और है, फिर ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी हैं जो फ्लोएम स्पेसिफिक है, ऐसे जीन जो सिर्फ फ्लोएम के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, उनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट ऑफ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट और वो जो रूट स्पेसिफिक है, हमें ऐसा जीन जिसमें रूट के एक्सप्रेस होता है, उनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और उनकी
ट्रांसपोर्ट फैक्टर बाइंडिंग साइट्स डिफरेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास डेटाबेस हो, आपने एक डेटाबेस बनाया हो, वेबसाइट बनी हो, जिसके अंदर आपने लिखा हो कि ये भी एलिमेंट्स वाले हैं, वो कैसे आपने मतलब सर्च करके आपने देखा कि फॉलो है उसका प्राउड से दिया उसमें ये प्रोड्यूस हुई चलिए इस तरह लॉन्ग से हमने जो या तो पता चला उसके अंदर ये एलिमेंट है। फिर हमने प्राउड से कई चीज का एनालिसिस किया, जो भी चीज स्प्रेड हुआ और उसके अंदर वो एलिमेंट था, हम प्रिडिक्शन किया ना, हम कैसे कर सकते हैं सोचने में वो डेटाबेस जनरेट करने कैसे किया होगा। मैंने कहा ना आपने लॉजिकली सोचना है, ये इसने ऐसा कैसे किया होगा। समझ आ रही है मुझे, उसने ये ऐसे उससे पहले क्या किया होगा, वो देखा होगा तो जीन को एक्सप्रेस हुए, फिर एक उन्हें स्ट्रैटेजी डेवलप कर किया, उनमें कौन-कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तमाम ग्राउंड वाले जीन के अंदर होते हैं, उनको से प्रेडिक्ट कर लिया, उनको जो भी उसको करना है तो जो भी प्रेडिक्शन का होता है इनमें जो उसको इसका इन्होंने जो है कौन सा चीज का एक्सपेक्ट होगा। अगर आपके पास एक बोली की सीक्वेंस है, आप अपनी प्रेडिक्शन कर देंगे कि ये चीज रूट के अंदर स्ट्रेस होगा, आपको सीधे रिव्यू आ गया, आपके पास क्या आ गया, आपको प्रेडिक्शन कर दी कि ये जीन ट्रंक के दौरान एक्सप्रेस होगा, ये जीन रूट के अंदर एक्सप्रेस होगा, इसमें कोई ज्वाइंट के अंदर एक्सप्रेस होगा, ये जीन कहां एक्सप्रेस होगा, इफ यू हैव दैट नॉलेज it means you can easily do it, ठीक है, you can easily do it, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों। अच्छा अब जिब्रेलिन स्पेसिफिक एलिमेंट्स और हो गए, रूट स्पेसिफिक एलिमेंट, फिर फ्लोएम स्पेसिफिक और पेटल स्पेसिफिक और पोलन ग्रेन स्पेसिफिक और सीड स्पेसिफिक और आप नेम इट स्टिग्मा स्पेसिफिक और स्टाइल स्पेसिफिक और ओवरी स्पेसिफिक और ओवरी जब फर्टिलाइज होके फ्रूट की तरफ जाती है तो और सेनिसेंस और मेच्योरिटी के और लोगों ने कितनी रिसर्च की हुई है और कहां कहां से स्टडी किया हुआ है। ये वो डाटा है जो कि दुनिया ने बड़ा काम करके फिर डिफरेंट क्रॉप का डाटा भी है लोगों के पास, डिफरेंट क्रॉप का भी डाटा है कि अब अच्छा ये एक ऐसा चीज है जो कि सिर्फ सोयाबीन स्पेसिफिक है, ये जीन इस टाइप का एलिमेंट्स है, ये सिर्फ दुनिया में सोयाबीन के एम्ब्रियो के अंदर पाया गया, ये और बाकी किसी एम्ब्रियो में इस तरह का जीन का डाटा हमें नहीं मिला। अब ऐसा ही क्यों है कि वो सिर्फ सोयाबीन के अंदर, ये हमने स्टडी करना है कि आपको एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट, सॉरी मैं बोलता बहुत ज्यादा हूँ, अच्छा मेरी आवाज जलाना गूंजती है बहुत ज्यादा ना, मैं तो पढ़ा पढ़ा के ना चेष्टा की हुई है। अब फ्लावरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म नहीं है, एंजियोस्पर्म है। क्या वो फ्लावरिंग वाले जीन या फ्लावरिंग वाले सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स जिम्नोस्पर्म में होंगे? नहीं होंगे ना, समझ आ गई। इसी तरह ही फ्रूट रिलेटेड चीज क्या फंड्स के अंदर होंगे? अच्छा अगर हैं तो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं या नहीं है, ये कब जीन एक्टिवेट हुए? तमाम एंजियोस्पर्म के अंदर क्या सेम तरह के जीन हैं क्या? अगर या हर एक के अंदर डिफरेंट है, ये वो मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ है जिसको स्टडी किए बगैर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को इंप्रूव नहीं कर सकते। भी ये फ्रूट कैसे बना, इसके अंदर क्या ऐसी तब्दीलियां आई एवोल्यूशन के दौरान, एवोल्यूशन किसे कहते हैं? चेंज विद इनहेरिटेंस, चेंज डीएनए की सीक्वेंस के अंदर चेंज आना और वो अगली जनरेशन में भी चले जाना, इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। वो बहुत ही ऐसे एवोल्यूशनरी पैटर्न स्टडी हुए कि आज तक अगर हम बेरी है तो बेरी बेरी क्यों है, हमने फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप पढ़ी हुई है, अगर वो बेरी है तो बेरी क्यों है, अगर वो पेप्पो है तो पेप्पो क्यों है, हम तो ये पढ़ा देते हैं कि दिस इज पेप्पो, वो ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है।
ये एक साइंटिस्ट का क्वेश्चन है, एक इंटेलेक्चुअल माइंड का क्वेश्चन है। ये तो मेरे आम वाली को बता देते हैं कि दिस इज पेप्टो, जिसकी तीनों पार्ट और से हम वेरी कहते हैं। इसका एक जनरल पार्ट हार्ड हो, उसे हम स्टोन फ्रूट कह देते हैं। इसका अभी अभी सीड जो जिस तरह हम कहते हैं जो एप्पल है वो ट्रू फ्रूट नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। और ये एसिड क्यों बने, क्या इसकी जीत के अंदर ऐसी क्या चीजें आई, इट मींस देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इसके ऊपर लॉट ऑफ डाटा हम जनरेट कर सकते हैं। आप कह रहे थे हमें को बिजी रहा नहीं, हम ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स ढूंढे, वो जितने इसको दुनिया में काम नहीं हुआ होगा, वो इसको स्टडी करें कि ऐसा लोग है वाले हम लोग का फास्ट और के डेवलपमेंट इस प्रकार है जो कर सकती है। ऐसा अगर आपने कोई ऐसा अलमिया स्टडी कर लिया यानी लिंक विद जीन्स और उसकी खास म्यूटेशन आइडेंटिफाई कर ली, वो एक ऐसे टॉप क्लास जर्नल में पेपर जाएगा कि मैं कह रहा हूं 30-40 ये तो पहले सोचिए, आपने बहुत नोबल काम करने हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया है, तो जो मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर यू विल सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ये ऐसा ही क्यों है, सोयाबीन के अंदर सीड के अंदर ऑयल होता है, ये ऑयल ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से ऐसी जीन्स है, कौन से ऐसे पिगमेंट वहां प्रोड्यूस होते हैं, कौन से ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। क्या उन जीन्स को और केमिकल्स को मॉडिफाई करके क्या हम एक नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं, एक नया सिस्टम ला सकते हैं दैट कैन हैव अ बेटर। अच्छा, अब जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है दुनिया के अंदर, उसके इस सोच से यही पौधे हमारी का पौधे ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, पौधों की वजह से क्या है, लोगों ने पहले केमिकल फर्टिलाइजर कमी किए, वैसे उसके काम में और वो उसको डिफरेंट केमिकल आइसोलेट करके स्टडी करना शुरू किया, लेकिन पता नहीं सभी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो तब आस्ता 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 साइंस के अंदर इनोवेशन आती रही, डिस्कवरीज होती रही। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड। वी कैन यूज दीज टूल्स एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा कि कैसे हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक नई रिसर्च जो कि दुनिया को परेशान कर दे, वी कैन डू दैट। मेरी बात की समझ आई ना। और इस प्रोसेस के ऊपर यहां तक मुझे पहुंचने के लिए कई साल लगे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं एआई का दौर। अब एआई को यूज करते हुए आप जो दुनिया की जो रिसर्च है, जो नॉलेज है, उससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इतनी मेहनत की हुई है, आपको स्क्रैच से ना काम करना पड़े, एटलीस्ट स्टार्ट वो मैं आपको पढ़ा दूं, आपको उससे आगे की बात में जो चीजें हमने आज कर चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि उससे नई इनोवेशन हो। मेरा होता है कि जब आपने एप्लीकेशन करनी होती है या आपने रिसर्च या आपको बनवाना होता है, तो उसके लिए इनोवेशन होनी चाहिए। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, इनोवेशन का मतलब है वो काम जो पहले कभी किसी ने ना किया। तो अब आप इन मेथड्स को स्टडी करके वी कैन डू मायरेकल्स इंशाल्लाह। ये पेरी पेरी ही क्यों है, मैंने अभी एक मेरी स्टूडेंट है उसने रिसर्च किया है। आपको पता है दो तरह के फ्रूट होते हैं, एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं, एक नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट होते हैं। ये तो पढ़ा है आपने। yes, ये ऐसे क्यों होते हैं, इसकी जेनेटिक्स क्या है, क्यों क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। नहीं होते, जो नॉन क्लाइमेक्टेरिक है वो बाद में राइपनिंग नहीं होती, ऐसा क्यों है। इथाइलिन के जीन्स जो हैं, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इथाइलिन क्या दोनों के अंदर कम प्रोड्यूस होती है, या एक के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होती है दूसरे के अंदर ज्यादा कम प्रोड्यूस होती है, ऐसा क्यों है।
क्या हम एक नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट को क्लाइमेक्टेरिक बना सकते हैं? आंसर इज यस। इस तरह C3 प्लांट को C4 बना सकते हैं? आंसर इज यस। ठीक है। हम एक ऐसा प्लांट या फ्रूट जो कि क्लाइमेक्टेरिक है, उसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ कम है, क्या हम उसको नॉन क्लाइमेक्टेरिक बना दें ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और उसको हम डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर उसको ट्रांसफर कर सके? दैट्स अ साइंस। ठीक है। यू कैन डू miracles by using these studies. At least you can understand how we can do that. मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये सारा काम कैसे कर सकते हैं। फिर आपको उस लैब में भेजेंगे, मेरे आप मेरे दोस्त हैं, फिर हम उनको जाके ये काम करके कुछ ये कर सकते हैं, कुछ तरीके से आप हमारे इधर के गलत हो जाए, अपने एप्पल की आपकी नहीं होती। मैं हम उनको जाके बड़ी बड़ी ऐप में जाके आपको जब आप या पाकिस्तान में ऐसी ऐप है, फैसलाबाद में वित्तीय अदालत है, बेस्ट लैब है पाकिस्तान की, वहां जाके हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि हम इन चीज को ऐसा 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 रेगुलेट करने या इसको अपडेट करने, इसको इन्हांस करके टू वी कैन डू सम मिरेकल्स। ठीक है। प्रोजेक्ट है और इस बेस के ऊपर आपको इंटरनेशनल फंडिंग मिल सकती है, स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है। और लॉट ऑफ थिंग वी कैन डू दैट। ठीक है। तो अब आगे आ गया, अभी तक हम, अच्छा, एपिजेनेटिक मैकेनिज्म इज क्रिटिकल फॉर वेरियस डेवलपमेंटल एंड प्रोसेसेस लाइक, क्या होगा इसको? Epigenetics are critical for various developmental processes including cell differentiation. सेल डिफरेंशिएट क्यों होता है? एक सेल, लीफ का सेल है तो लीफ का ही सेल क्यों है? क्या उस लीफ के सेल को हम रूट का सेल बना सकते हैं? आपका स्केल 1 हो गई। उसको फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिवर्स स्किन सेल, एक सेल या किसी भी, अगर वो प्लांट के किसी भी ह्यूमन किसी भी पार्ट में या सेल, उसको वो एपिजेनेटिक सिग्नल स्विच ऑन ऑफ करके वो दिए केमिकल जिससे वो स्किन वाला सेल बने, ये पॉसिबल है। दिस इज एपिजेनेटिक, दिस इज आल्सो एपिजेनेटिक। अगर हमें पता हो कि वो कुछ चीज है जो स्किन से रिलेटेड है, जो स्किन की बनने में हेल्प करती है, आप उस सेल को वो रिक्वायरमेंट दे दें और तो वो इसको किसी बंदर कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लांट इसी बंदर भी होता है, एनिमल इसी बंदर भी होता है, और वो एक्चुअली वो सारा एपिजेनेटिक्स के बेस के ऊपर ही होता है। समझ आ गई आपको? तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कैसे नहीं होगा? अच्छा भाई, acting as a regulatory layers above the genetic codes, these mechanisms ensure that the gene expressed at the right time, उसी टाइम at right place, जीन एक्सप्रेस हो राइट टाइम के अंदर, राइट प्लेस के अंदर। ठीक है। और राइट सेल के अंदर, दिस लेवल ऑफ रेगुलेशन इज वाइटल फॉर एडेप्टिंग प्लांट्स टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग कंडीशन एंड ensuring survival and reproductive success। ठीक है। क्या है फाउंडेशन, क्या है जेनेटिक्स की, के हार्ड वर्किंग इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन ऑफ प्लांट बायोलॉजी इंक्लूडिंग मोर एप्लीकेशन टूल कैन बी हार्नेस्ड फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड। हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं क्रॉप की यील्ड को इंप्रूव करने के लिए, इंक्लूडिंग मोर एप्लीकेशंस कैन बी फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी एंड enhancing stress response। As the field of epigenetic continue to evolve, its application for agriculture and environmental stability become increasingly significant। अब मैकेनिज्म क्या है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है इसके दौरान। उसका मिश्रा पड़े, ये क्या होता है? The primary mechanism of DNA differentiation is communication and other Silence। ठीक है। these plays a significant role in determining how cells are expressed response to both the gender and stress.
उसमें सबसे पहला जो होता है वो डीएनए मिथाइलेशन। व्हाट इज अ डीएनए मिथाइलेशन बच्चे? क्या होती है डीएनए मिथाइलेशन? डीएनए को मिथाइल ग्रुप का अटैच हो जाना। मिथाइलेशन से क्या होगा? तो उससे क्या होगा? वो मेखा, मेखे। डीएनए मिथाइलेशन क्या है? अटैच नहीं होगा और डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। समझ आ गई आपको? तो ये वो बेसिक मैकेनिज्म है, दिस हमें अंडरस्टैंड करना है। आगे बढ़े बच्चे। Most best very epigenetics mechanism. They can cause the addition of methylgroup cytosine. अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीएनए मिथाइलेशन ठीक है। डीएनए मिथाइलेशन कौन पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एनहांसर, सुप्रेसर। एक होते हैं सुप्रेसर, एक होते हैं ठीक है। अगर आप को आपस में एक दूसरा बना जाएगा क्या होता है, तो आप सुप्रेसर है वो है दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक में खेल लगाएगा, एक में खेल उतारेगा, ये दोनों। अच्छा, इस तरह क्या होता है कि डीएनए मिथाइलेशन एक्सक्लूजन, तो चेंजेस इन डीएनए मिथाइलेशन फैक्टर कैन बी हेल्पेबल। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए मिथाइलेशन कब कहाँ होती है? ठीक है, कौन सा ऐसा न्यूक्लियोटाइड है वो मिथाइलेट होता है? ये सारे होते हैं, चार केमिकल होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। अच्छा, कहाँ होता है? अगर सी और जी हो इकट्ठा तो सी मिथाइलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नहीं लगी समझ? अगर सी और जी एक सीक्वेंस के अंदर इकट्ठा हो तो सी के मिथाइलेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी? यहाँ पर ये लिखा हुआ है सी डीएनए मिथाइलेशन इज फ्यूचर। अच्छा, चेंजेस इन द मिथाइलेशन फैक्टर कैन बी। अच्छा, इसको ऊपर से देखा था कि मिथाइलेशन कहाँ होती है? हैं? पहले ये भी है कि मैंने आपको बता दिया कि जहां भी होगा तो आपको डीएनए मिथाइलेशन वन ऑफ द मोस्ट सूटेड सीपीजी आइलैंड। ये देखो ना, सीपी, ये जी सी हो जाएगा ठीक है। दिस मोटिवेशन लैक्ट द प्रेशर ऑफ द जीन, ये प्रेस हो गया, जीन क्या हो गया? प्रेस हो गया ठीक है। ये कहानी अनदर मैकेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट की था कि स्ट्रोन मोटिवेशन। स्ट्रोन क्या होती है? जो डीएनए का ड्रैग किया होता है ठीक है। अगर समटाइम ऐसा होता है कि ये जीन में प्रोटीन, अब प्रोटीन की एक्टिविटी होती है। जब जीन प्रेशर होता है तो उसको प्रोटीन को पकड़ना होता है, फिर आगे उसको फाइंड करेगा। अगर या तो प्रोटीन है या उसकी प्रोटीन, तो काफी जीन स्पेस नहीं होगी, काफी जीन स्पेस नहीं होगी। ठीक हो गया। अब ये वो सारे फैक्टर्स हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टडीइंग द पैटर्न्स। लास्टली ये आरएनए आई है, इसके बारे में मैं डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी मैं बताने नहीं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है कि जीन साइलेंसिंग के थ्रू कैसे एक जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक हो जाता है। हमने यहाँ पानी छोड़ दिया, हम चाहते हैं कि हमें इस पानी को थोड़ा सा और पानी इस चीज में आता है क्यों? और पाइप्स करेंगे जीन एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन होना पानी अलग हो गया। जब पानी ये फास्ट लेवल पर आ जाएगा हमारा जाएगा वाटर। इट मींस अगर इसी तरह पौधे की बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी तब तो हम फ्रूट तो नहीं ले सकते। इसको आरएनए इसे क्या कहते हैं? आरएनएआई या जीन साइलेंसिंग कहते हैं, इसको कहते हैं आरएनएआई या जीन साइलेंसिंग। समझ आ गई? ये भी इसके बारे में मैं इसके ऊपर डिटेल है कि ये मेरी पीएचडी इसके ऊपर है आरएनएआई पे। मैंने जीन साइलेंसिंग के ऊपर पीएचडी की थी। मैंने वायरसेस के जीन को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया था और उससे मैंने कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए थे जिससे
जो चिली का पौधा है और कॉटन का पौधा जो है ना वो वायरस रेजिस्टेंट आ गई थी। ठीक है। अच्छा, अब रोल क्या है अडॉप्टेशन में जो आपकी सारी उसमें एक मिनट में बता साहब की तो वो आ रही है अभी दरमियान में कॉल, तो मैं पॉज कर लूं प्लीज। ये जो एपिजेनेटिक्स है ना उसको हम क्यों आएंगे। कल मैंने मेरा दोस्त मैंने एक जगह लेक्चर देता हूँ वहां पर ना एक एमफिल कर रहा बड़ा बच्चा था, तो वो ना हकीम भी है, नहीं हकीम नहीं, ये जो होता है नहीं, डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर। अच्छा, जब मैंने उसे लेक्चर दिया ना कहता सर ये जो है ना डॉक्टर वो वो करते हैं किल कर देते हैं बोलों को ना। ठीक है। और हम क्या करते हैं जी डॉक्टर है और भी करते हैं। एक मिनट में ओके, बस थोड़ा सा मैं ये एक बार इसके बाद खत्म कर दूं। ठीक है। और ये है कि अब एपिजेनेटिक्स का समझ आ गई कि एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन ऑफ एपिजेनेटिक इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्या है ना। इसको बोलते हैं कि हम एपिजेनेटिक्स हॉर्टिकल्चर यूटिलाइजेशन ग्रोथ रेट। अगर मैं वो बता रहा था उसकी बात वो कहता है कि हम ना एपिजेनेटिक्स के मैकेनिज्म को स्टडी करते हुए हम होम्योपैथी की मेडिसिन देते हैं। जो दूसरे डॉक्टर है ना वो डायरेक्ट जीन ਨੂੰ मारते हो तो कर दे तो यह कर दे तो वो कर दे। हम देखते हैं कौन से टाइम किस जीन को एक्सप्रेस करवाना है, कौन से जीन को सप्रेस करना है। और फिर चंगी उन्होंने कहानी सुनाई, मैंने उन्होंने तामेबाजी पूरी की थी। या तो सर जो आप एपिजेनेटिक्स कह रहे हैं ना हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेस देना है, कौन सा स्ट्रेस अच्छा है, कौन सा स्ट्रेस बुरा है, कैसे इस पौधे इसको कैसे नेचुरल तरीके से डील करना है। लेकिन जो है ना डॉक्टर दूसरे होते हैं वो है अननेचुरल, वो है सिंथेटिक, हम हैं एपिजेनेटिक्स वाले। हम नेचुरल है। ठीक है। तो इट मींस दैट दैट्स अ वेरी गुड। और इसी ये मैं आपको भेज रहा हूँ सारा, इसके ऊपर नेक्स्ट आपका ना कल इसके ऊपर टेस्ट भी होगा। ठीक है। अब अटेंडेंस नहीं आपने मुझे भेजी बच्चे।